उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। बकरीद के चलते 28 मई को CUET यूजी परीक्षा स्थगित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने 28 मई को होने वाली CUET यूजी परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। ये फैसला ईद उल अजहा यानी बकरीद के त्योहार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पहले ये परीक्षा 28 मई को 2 पालियों में आयोजित की जानी थी, लेकिन अब अभ्यर्थियों को नई तारीख का इंतजार करना होगा। NTA ने साफ किया है कि परीक्षा की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी और इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो नियमित रूप से NTA और CUET की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि किसी भी अपडेट से वो पीछे ना रह जाएं। इस फैसले से लाखों छात्रों को राहत मिली है, क्योंकि त्योहार के दौरान यात्रा और परीक्षा दोनों को संभालना कई अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल हो सकता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप यूपी के किस गाँव, शहर और जिले से देख रहे हैं, ये कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यूपी में आयुष्मान योजना के अस्पतालों को फिर शुरू हुआ भुगतान। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले कई दिनों से तकनीकी समस्या के कारण अस्पतालों का भुगतान रुका हुआ था, लेकिन अब ये प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक 14 मई से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और बैंकों के बीच तकनीकी दिक्कत आने की वजह से करीब 633 करोड़ रुपए का भुगतान अटक गया था। इसका असर सरकारी और निजी दोनों तरह की सूचीबद्ध अस्पतालों पर पड़ा, क्योंकि इलाज के बाद मिलने वाली क्लेम राशि समय पर नहीं पहुंच पा रही थी। अब साचीज की CEO अर्चना वर्मा ने बताया कि 22 मई को तकनीकी समस्या का समाधान कर लिया गया, जिसके बाद 23 मई को करीब 100 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। बाकी लगभग 500 करोड़ रुपए का भुगतान अगले 1-2 दिनों में कर दिया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा मरीजों का 91 लाख से अधिक बार इलाज हो चुका है और अस्पतालों को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। यूपी मदरसा बोर्ड के रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के मुंशी और आलिम परीक्षा परिणामों में बड़ी लापरवाही सामने आई है। रिजल्ट जारी होने के बाद कई छात्रों के अंक देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि कुछ छात्रों को पूर्णांक से भी ज्यादा नंबर दे दिए गए। उन्नाव के मदरसा नियाजुल उलूम निशना के छात्र मोहम्मद सलीम को सेकेंडरी परीक्षा में 503 अंक मिले हैं, जबकि कुल पूर्णांक सिर्फ 500 ही हैं। वहीं वाराणसी के मदरसा उलूम जैनपुरा की छात्रा अजीजा फातिमा को 525 अंक दिए गए हैं, जबकि उनके परीक्षा का कुल अंक भी 500 ही था। ऑनलाइन रिजल्ट में इस तरह की गड़बड़ियां सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और मदरसा बोर्ड में हड़कंप मच गया है। हालांकि अधिकारी फिलहाल मामले की जांच करवाने की बात कह रहे हैं, लेकिन इस घटना ने रिजल्ट प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों और अभिभावकों में भी इसको लेकर नाराजगी और चिंता देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल फिर महंगा। लखनऊ में पेट्रोल 100 रुपए के पार। देश में बढ़ती महंगाई के बीच एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। 25 मई को जारी नई दरों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में करीब 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 2 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। राजधानी लखनऊ में सामान्य पेट्रोल अब 100 रुपए का आंकड़ा पार करते हुए 101 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल 95 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पिछले 2 हफ्तों में ये चौथी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 14 मई से अब तक पेट्रोल करीब 7 रुपए 20 पैसे और डीजल लगभग 7 रुपए 55 पैसे महंगा हो चुका है। लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। खासकर नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए रोजमर्रा का खर्च संभालना मुश्किल होता जा रहा है। नई दरें सोमवार सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई, जिससे लोगों में चिंता और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मोदी सरकार को लेकर दिए गए बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राहुल गांधी के उस बयान की कड़ी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिरने की बात कही थी। पंकज चौधरी ने कहा कि इस तरह के बयान लोकतंत्र और जनता के जनादेश का अपमान है। उनके मुताबिक देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी है और उस जनादेश
पर सवाल उठाना कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक संस्कृति को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए डर, भ्रम और अविश्वास का माहौल बनाने की कोशिश करती रही है। पंकज चौधरी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु बनने के संकल्प के साथ लगातार काम कर रहा है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज होने की संभावना है। यूपी में भीषण गर्मी का कहर, 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक भीषण लू और गर्म रातों को लेकर चेतावनी जारी की है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और संत रविदास नगर समेत 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खासकर दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली और अयोध्या समेत कई जिलों में गर्म रातों का भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी। वहीं पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में तेज हवाओं और वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिन प्रदेशवासियों के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। लखनऊ में ट्रांसफार्मर ठीक करने गए बिजली कर्मियों की पिटाई। लखनऊ के कुर्सी रोड स्थित मिश्रपुर गांव में बिजली विभाग के संविदा कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इलाके में 400 केवीए ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी, जिसे ठीक करने के लिए 2 संविदा कर्मी अमरदीप और ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे थे। दोनों ने बिजली व्यवस्था बहाल कर दी, लेकिन काम खत्म कर लौटते समय कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने बिजली कर्मियों को बंधक बना लिया, उनके उपकरण छीन लिए और वाहन में भी तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी भी दी गई। घायल कर्मियों ने किसी तरह बिजली उपकेंद्र पहुंचकर अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद गुडम्बा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। घटना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों में नाराजगी है। वही राजधानी में लगातार बढ़ती गर्मी और ओवरलोड के कारण कई इलाकों में ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों में खराबी की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिससे लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में थानों की सीसीटीवी फुटेज की होगी लाइव मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सरकार अब नई तकनीक का सहारा लेने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग के लिए एक सेंट्रल डैशबोर्ड तैयार किया जाए। इस सिस्टम के जरिए थानों की गतिविधियों पर सीधे नजर रखी जा सकेगी, जिससे निगरानी और पारदर्शिता दोनों बढ़ेगी। इसके साथ ही पुलिस रेडियो नेटवर्क को भी आधुनिक तकनीकों से मजबूत करने की तैयारी है। सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 2 नए पुलिस रेडियो मुख्यालय बनाने का फैसला किया है। पूर्वी मुख्यालय आजमगढ़ और पश्चिमी मुख्यालय अलीगढ़ में स्थापित किया जाएगा, जहां डीआईजी स्तर के अधिकारी इसकी कमान संभालेंगे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की लोकेशन, मूवमेंट और संचार व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रहनी चाहिए। इसके अलावा थानों के लिए नए संचार उपकरण, बैटरियां और पीए सिस्टम भी खरीदे गए हैं। सरकार का मानना है कि इन तकनीकी सुधारों से पुलिस व्यवस्था ज्यादा प्रभावी, जवाबदेही बनेगी। यूपी में 7 दिन खुल सकेंगी दुकानें, नया लेबर कोड लागू करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में जल्द ही नई श्रम संहिताएं लागू होने जा रही हैं, जिसके बाद दुकानें, मॉल, दफ्तर, कॉल सेंटर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरे सप्ताह यानी 7 दिन संचालित किए जा सकेंगे। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि कर्मचारियों से मनमाने तरीके से काम नहीं कराया जा सकेगा और उनके अधिकारों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। नई व्यवस्था के तहत कार्य घंटे तय होंगे, ओवरटाइम पर दुगना वेतन देना होगा और कर्मचारियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। महिला कर्मचारियों को भी उनकी लिखित सहमति के बाद रात की पाली में काम करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए सुरक्षित परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था जरूरी होगी। इसके अलावा 10 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, डिजिटल वेतन पर्ची और ई रिटर्न जैसी व्यवस्थाएं लागू होंगी। सरकार नई वेज बोर्ड व्यवस्था भी लाने की तैयारी में है, जिसमें श्रमिकों की नई श्रेणियां तय की जाएंगी। नियमों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों पर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और श्रमिकों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। यूपी आईटीआई में एडमिशन प्रक्रिया में बड़े बदलाव। उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई संस्थानों में नए सत्र के प्रवेश को लेकर इस बार कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना और हर साल खाली रह जाने वाली करीब 30,000 सीटों को भरना है। अब अगर कोई छात्र प्रवेश लेने के बाद दाखिला नहीं लेता है तो उसकी सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी। संशोधित व्यवस्था के तहत उन रिक्त सीटों पर दूसरे पात्र अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। प्रदेश के 305 सरकारी आईटीआई
एआई में प्रवेश हाईस्कूल के अंकों की मेरिट के आधार पर होगा और इस बार राज्य, जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर अलग अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ग्रामीण युवाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ब्लॉक स्तर पर 25% अतिरिक्त आरक्षण भी लागू किया गया है। वहीं तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा भी शुरू की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक जून से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है और नई व्यवस्था से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। यूपी बिजली संकट पर उपभोक्ता परिषद का बड़ा दावा, कमी नहीं बद इंतजामी जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने राज्य में जारी बिजली संकट को लेकर बड़ा दावा किया है। परिषद का कहना है कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है, बल्कि ये संकट पूरी तरह से बद इंतजामी और सिस्टम की खामियों की वजह से पैदा हुआ है। परिषद ने कहा कि वर्तमान में 30,475 मेगावाट की मांग सामान्य है और इससे पहले भी 31,000 मेगावाट से ज्यादा की मांग सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है, इसलिए इसे असामान्य नहीं माना जा सकता है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था में सब स्टेशनों पर गैंग की संख्या घटा दी गई है, जिससे ब्रेकडाउन की स्थिति में मरम्मत में काफी समय लग रहा है और फॉल्ट ठीक करने में देरी हो रही है। इसके अलावा संविदा कर्मियों की छटनी और इमरजेंसी गैंग खत्म करने से भी स्थिति और बिगड़ गई है। परिषद ने मांग किया कि पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए और अतिरिक्त गैंग की नियुक्ति फिर से शुरू की जाए। वहीं कर्मचारी संगठनों ने भी आरोप लगाया कि प्रबंधन सहयोग की बजाय उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रहा है, जिससे बिजली व्यवस्था और प्रभावित हो रही है। कानपुर कैंट में जनगणना कर्मी पर कुत्ते का हमला, अस्पताल में भर्ती। कानपुर के कैंट क्षेत्र में जनगणना के हाउस लिस्टिंग कार्य के दौरान एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां ड्यूटी पर गए एक गणना कर्मी पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक चमनगंज निवासी रेहान आलम, जो मदरसा बोर्ड में शिक्षक हैं और वर्तमान में जनगणना ड्यूटी पर तैनात हैं, रविवार सुबह कैंट क्षेत्र के गोरा कब्रिस्तान इलाके में घर घर सर्वे करने पहुंचे थे। इसी दौरान जब वो एक मकान के बाहर खड़े होकर दस्तक दे रहे थे, तभी घर के अंदर मौजूद पालतू कुत्ता अचानक बाहर आया और उन्हें दौड़ाकर हमला कर दिया। कुत्ते ने उनके पैर में कई जगह काट लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद क्षेत्र में मौजूद अन्य गणना कर्मियों में दहशत फैल गई है। वहीं कर्मियों का कहना है कि कई जगह लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है और उन्हें जानकारी देने से भी बचा जा रहा है। प्रशासन ने बताया कि पूरे जनपद में हजारों कर्मियों को इस कार्य में लगाया गया और उन्हें सावधानी के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मेरठ के सिकंदरपुर गांव में इको रिसोर्ट से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल। मेरठ के परीक्षितगढ़ ब्लॉक के सिकंदरपुर गांव में प्रधान सुषमा की नवाचारी पहल से गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत मिली 20 लाख रुपए की राशि से ग्राम पंचायत की जमीन पर एक इको रिसोर्ट तैयार किया गया है, जो अब ग्रामीण विकास और रोजगार का नया मॉडल बन गया है। ये रिसोर्ट गांव में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराता है, जिससे पहले की समस्या काफी हद तक दूर हो गई। दरअसल गाँव में हर साल दुर्गा अष्टमी का मेला लगता है और गंगा स्नान के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन ठहरने की व्यवस्था न होने से परेशानी होती थी। इसी जरूरत को देखते हुए ये परियोजना शुरू की गई है। इसके साथ ही गांव में कूड़ा निस्तारण प्लांट भी लगाया गया है, जहां ई रिक्शा से कूड़ा एकत्र कर उसे अलग अलग किया जाता है और आगे बिजली उत्पादन प्लांट को बेचा जाता है, जिससे ग्राम पंचायत को अतिरिक्त आय भी हो रही है। गांव में स्वच्छता और जल प्रबंधन के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामीण जीवन बेहतर और आत्मनिर्भर बन रहा है। मेरठ छात्रवृत्ति घोटाला, अस्तित्वहीन नामों और फर्जी खातों में भेजे गए पैसे। मेरठ में छात्रवृत्ति और सरकारी अनुदान से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शेषनाथ पांडे पर गंभीर आरोप लगे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि अल्पसंख्यक छात्रों के लिए जारी की गई छात्रवृत्ति वास्तव में कई मामलों में बहुसंख्यक समुदाय के छात्रों और यहाँ तक कि अस्तित्वहीन नामों के खातों में भेज दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ खातों में 30-30 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए, जिनमें अंकित शर्मा, दिवाकर पांडे, कपिल गिरी, विभोर गुप्ता, आकाश जायसवाल और नेहा गोयल जैसे नाम शामिल हैं। जांच एजेंसियों ने पाया कि हमारी बेटी उसका कल योजना के तहत भी फर्जीवाड़ा हुआ, जिसमें 52 लाख रुपए ऐसे खातों में भेजे गए जिनका वास्तविक अस्तित्व ही संदिग्ध है। ये योजना अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को आगे की पढ़ाई या विवाह के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। कमिश्नर की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है और आगे की कार्रवाई सरकार द्वारा तय की जाएगी। इस पूरे मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था और योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मेरठ में कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर वायरल युवाओं की नई ऑनलाइन ट्रेंड बहस में। मेरठ में सोशल मीडिया पर अचानक कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी नाम से एक अनोखा ट्रेंड तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कई अकाउंट बनाकर युवा खुद को इस पार्टी से जुड़ा बता रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम पर सीजीपी मेरठ और कॉकरोच मेरठ जैसे नामों से 15 से ज्यादा अकाउंट बनाए गए हैं, जहां कुछ लोगों ने खुद को प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तक घोषित कर दिया और पोस्टर भी साझा किए जा रहे हैं। फेसबुक पर भी इसको लेकर अलग अलग तरह की पोस्टें सामने आई हैं, जिनमें कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध भी जता रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी राजनीतिक संगठन से ज्यादा युवाओं की भावनाओं, कुंठा और सामाजिक असंतोष का डिजिटल प्रदर्शन है, जो सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहा है। वहीं पुलिस और साइबर सेल ने कहा है कि इन गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। यदि कोई आपत्तिजनक सामग्री मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। ये मामला अब सोशल मीडिया ट्रेंड और युवा मानसिकता दोनों को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। अमेठी आईटीआई रोजगार मेला 264 में से 156 युवाओं को मिला रोजगार। अमेठी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में जिला सेवा योजन कार्यालय और संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार मेले का सफल आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मेले में कुल 264 अभ्यर्थियों ने विभिन्न कंपनियों के लिए साक्षात्कार दिया, जिनमें से 156 युवाओं का चयन रोजगार के लिए किया गया। चयनित अभ्यर्थियों में SIS सिक्योरिटी कंपनी में 33, LNTD कंस्ट्रक्शन कंपनी में 72 और वेल्सपन कंपनी में 51 युवाओं को नौकरी मिली। अधिकारियों के अनुसार इस तरह के रोजगार मेले युवाओं को सीधे निजी कंपनियों से जोड़कर नौकरी के अवसर उपलब्ध कराते हैं। कार्यक्रम में जिला सेवा योजन अधिकारी और आईटीआई प्रधानाचार्य ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं को ऐसे आयोजनों का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। साथ ही उन्हें करियर निर्माण के लिए रोजगार परक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की अपील भी की गई है। इस आयोजन से युवाओं में उत्साह देखने को मिला है और इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। आगरा मतांतरण गिरोह केस, 9 नए नाम सामने, 3 की तलाश में पुलिस। आगरा में चल रहे कथित मतांतरण गिरोह की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां जांच के दौरान 9 नए सदस्यों के नाम सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार इनमें से 3 लोग पिछले करीब 15 सालों से इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है, जबकि बाकी 6 लोगों को नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। अगर वो पेश नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। ये मामला तब और गंभीर हुआ जब पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में नए नाम और नेटवर्क की जानकारी सामने आई। जांच में यह भी पता चला है कि ये गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ है और इसमें फंडिंग और दस्तावेजों के छिपाने से कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस अब दिल्ली के बाटला हाउस और शाहीन बाग तक जांच का दायरा बढ़ा रही है, जहां से कुछ संदिग्ध वित्तीय रिकॉर्ड मिलने की बात भी सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। यूपी एमएलसी चुनाव, आगरा में भाजपा ने पुराने चेहरे पर जताया भरोसा। आगरा स्नातक खंड एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पुराने उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। पार्टी ने मौजूदा एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह को दोबारा प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिससे कई नए दावेदारों की उम्मीदों को झटका लगा है। बताया जा रहा है कि सीट के लिए कई लोग लंबे समय से टिकट पाने की कोशिश में जुटे थे और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क में भी थे, लेकिन अंत में संगठन ने अनुभव और मौजूदा स्थिति को देखते हुए पुराने चेहरे को ही मौका दिया। इस फैसले के बाद उन नेताओं और दावेदारों की उम्मीद टूट गई है जो महीनों से प्रचार और लॉबिंग में लगे हुए थे। वहीं कुछ अन्य संभावित उम्मीदवार, खासकर शिक्षक और स्नातक वर्ग से जुड़े नेता, अभी भी शिक्षक एमएलसी सीट के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं और पार्टी की अगली सूची का इंतजार कर रहे हैं। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को स्थिरता और निरंतरता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि दावेदारों के बीच निराशा भी साफ नजर आ रही है। आगरा का ऐतिहासिक बुढ़िया का ताल बनेगा इको टूरिज्म केंद्र। आगरा के एतमादपुर स्थित 430 साल पुराना ऐतिहासिक बुढ़िया का ताल अब इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इसके लिए पर्यटन विभाग से प्रस्ताव मांगा है। ये वही स्थल है जिसे अकबर के दरबारी इतमाद खान ने बनवाया था और जहाँ मकबरा, अष्टभुजाकार भवन और पुराने घाटों के अवशेष आज भी मौजूद है। कभी पानी से भरा रहने वाला ये ताल अब सूखा पड़ा है क्योंकि पुरानी नहर प्रणाली बंद हो चुकी है और आसपास अतिक्रमण हो गया है। ASI ने यहाँ संरक्षण तो किया है, लेकिन अब पर्यटन विभाग के साथ मिलकर इसे विकसित करने की योजना है, जिसमें सौंदर्यीकरण, पर्यटक सुविधाएं और पिकनिक स्पॉट जैसी व्यवस्थाएं शामिल होंगी। हाल ही में मंडलायुक्त ने भी निरीक्षण कर विकास की संभावनाएं देखी थी। इतिहासकारों के अनुसार ये स्थल बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ बौद्ध कालीन मूर्तियां भी मिल चुकी है और ब्रिटिश कलाकार सीताराम ने 1814 में इसकी पेंटिंग भी बनाई थी। पहले इसे अमृत सरोवर योजना में भी शामिल किया गया था, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पाया था। अब उम्मीद है कि ये स्थल एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होकर आगरा के पर्यटन को नई पहचान देगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी जनगणना ड्यूटी से बाहर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और कर्मचारी जनगणना ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते। अदालत ने यूपी सरकार से इस मामले में 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। ये फैसला गौतम बुद्ध नगर के इंडिपेंडेंट सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनगणना कानून के तहत केवल स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों को ही जनगणना कार्य में लगाया जा सकता है, जबकि निजी स्कूल और कॉलेज इस दायरे में नहीं आते। याचिका में कहा गया था कि सरकार द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों के स्टाफ की सूची मांगी जा रही थी और जनगणना प्रशिक्षण व ड्यूटी के लिए दबाव बनाया जा रहा था। अदालत ने यह भी कहा है कि अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत सरकारी शिक्षकों को तो आवश्यकता पड़ने पर जनगणना कार्य में लगाया जा सकता है, लेकिन निजी संस्थानों के शिक्षकों पर यह लागू नहीं होता। इस आदेश के बाद निजी स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली और अब सरकार को अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करना होगा। प्रयागराज में नकल माफिया पर शिकंजा, पूर्व रेलकर्मी समेत सहयोगियों की संपत्ति होगी कुर्क। प्रयागराज पुलिस ने कुख्यात नकल माफिया सोनू सिंह यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई तेज कर दी है और अब उसके सहयोगियों पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस ने गैंग लीडर सोनू की अपराध से अर्जित करीब 60 लाख रुपए की अचल संपत्ति पहले ही कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब उसके नेटवर्क से जुड़े पूर्व रेलकर्मी धनिक लाल मंडल समेत अन्य आरोपियों की चल और अचल संपत्तियों की जांच कर कुर्की की तैयारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंध लगाकर गिरोह ने करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की है, जिससे कई आरोपियों ने संपत्तियां बनाई है। अब राजस्व विभाग की मदद से सभी की संपत्तियों का ब्यौरा खंगाला जा रहा है और सत्यापन के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। गैंग लीडर की 2 वाहन संपत्तियों को भी चिन्हित किया गया है, जिन्हें जल्द ही जब्त किया जा सकता है। ये मामला 2025 में दर्ज गैंगस्टर केस से जुड़ा है, जिसमें सोनू को गैंग लीडर और कई सहयोगियों को नामजद किया गया था। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की संपत्तियों को भी लगातार जांच की जा रही है और अवैध कमाई से बनाई गई हर संपत्ति को कानून के दायरे में लाया जाएगा। अलीगढ़ मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाश ढेर 67 मामलों में थे। वांछित पीड़ित महिलाओं ने जताई खुशी। अलीगढ़ में पुलिस ने एक बड़ी मुठभेड़ में 2 कुख्यात अपराधियों राज मोहम्मद और मोमिन को ढेर कर दिया, जिन पर लूट, डकैती और गंभीर अपराधों सहित कुल 67 मुकदमे दर्ज थे। दोनों बदमाश लंबे समय से क्षेत्र में महिलाओं को निशाना बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। राज मोहम्मद पर दनकौर क्षेत्र में डकैती के दौरान दुष्कर्म का भी गंभीर मामला दर्ज था। पुलिस कार्रवाई के बाद लूट की शिकार हुई महिलाओं ने राहत और खुशी जताई। उनका कहना है कि इन अपराधियों के मारे जाने से अब क्षेत्र में दहशत खत्म होगी और वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई महिलाओं ने इसे न्याय की कार्रवाई बताते हुए मंदिर में प्रसाद चढ़ाने तक की बात कही। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि बदमाशों ने उनके साथ गहनों की लूट की थी और लंबे समय से वो भय में जी रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई को उन्होंने सराहनीय बताते हुए योगी सरकार की अपराधियों के खिलाफ सख्त नीति की तारीफ की। इस मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा को लेकर लोगों में भरोसा बढ़ा और पुलिस की सक्रियता को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अमरोहा में हीट वेव से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पतालों में बनाए गए कोल्ड रूम। अमरोहा में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष कोल्ड रूम तैयार किए हैं। इन कोल्ड रूम में मरीजों के लिए एसी, कूलर, पंखे, ORS घोल, दवाइयां और अन्य जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि हीट वेव से प्रभावित मरीजों का तुरंत और सुरक्षित इलाज हो सके। जिला प्रशासन ने दोपहर 12 से 3 बजे तक बाहर ना निकलने से बचने की अपील की है और अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया। जिला अस्पताल में 10 बेड और CHC स्तर पर 4 बेड के कोल्ड रूम बनाए गए हैं, जहां मरीजों की नियमित निगरानी की जा रही है। चिकित्सकों के अनुसार हीट वेव के मरीजों में सिरदर्द, उल्टी, दस्त, शरीर का तापमान बढ़ना और बेहोशी जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में रोजाना OPD 6000 से अधिक पहुंच गई, जिसमें बड़ी संख्या में वायरल, टाइफाइड और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। साथ ही गंभीर लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल जाने को कहा है। 9 साल से भर्ती के नाम पर ठगी का बड़ा नेटवर्क। आजमगढ़ में फर्जी डोमिसाइल और विमान से नियुक्ति पत्र भेजकर करोड़ों की धोखाधड़ी का खुलासा। आजमगढ़ के अर्धसैनिक बलों में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे एक बड़े ठगी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो पिछले लगभग 9 साल से सक्रिय था। इस गिरोह ने पूर्वांचल के सैकड़ों युवाओं को फर्जी डोमिसाइल और दस्तावेजों के जरिए नौकरी का झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। पुलिस अब तक 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि सरगना, विद्यासागर समेत कई आरोपी फरार हैं। जांच में सामने आई कि अभ्यर्थियों से पहले 20 से 40,000 रुपए लेकर असम के अलग अलग जिलों के फर्जी निवास और पहचान पत्र तैयार किए जाते थे। इसके बाद उन्हें परीक्षा के लिए भेजा जाता था। सफल होने पर 6 से 8 लाख रुपए और वसूले जाते थे। गिरोह का एक सदस्य असम में दस्तावेज सत्यापन में मदद करता था और रहने खाने की व्यवस्था भी करता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चयन के बाद नियुक्ति पत्र विमान से भेजे जाते थे, जिससे लोगों को असली भर्ती का भरोसा हो जाए। कई युवाओं ने ट्रेनिंग लेकर नौकरी भी कर ली, लेकिन बाद में सत्यापन में दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त
समाप्त कर दी गई। पुलिस पूरे नेटवर्क और बैंक खातों की जांच कर रही है। देवली गांव में रजवाहे की पटरी टूटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न, किसानों में भारी नुकसान और अफरा तफरी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के देवली गांव में रजवाहे की पटरी टूटने से बड़ा जलभराव हो गया, जिससे सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब गई। ये घटना रविवार रात की बताई जा रही है, जिसके बाद सोमवार सुबह जब किसान खेतों पर पहुंचे तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। पटरी टूटने से लगभग 400 बीघा जमीन में से 2-2.5 फीट तक पानी भर गया, जिससे गन्ना, मक्का, सब्जी और चारे की फसलें पूरी तरह प्रभावित हो गई। करीब 50 से अधिक किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया और खेत जलमग्न हो गए। किसानों ने तुरंत सिंचाई विभाग को सूचना दी और खुद भी पानी रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। स्थिति से परेशान किसानों में आक्रोश और अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन से जल्द मरम्मत और नुकसान की आकलन की मांग की जा रही है, ताकि आगे और फसलें बर्बाद होने से बचाई जा सके। गोरखपुर में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, सिपाही घायल, एक आरोपी हिरासत में। गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के मढ़ा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हो गया, जिसमें सिपाही सतीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब पुलिस गश्त कर लौट रही थी और गांव में दो पक्षों के बीच गाली गलौज और मारपीट चल रही थी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान कुछ युवकों ने अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में सिपाही के सिर में गंभीर चोट लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद अन्य पुलिसकर्मियों ने एक आरोपी मनीष कुमार को मौके से पकड़ लिया, जबकि उसके दो साथी फरार हो गए। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ जारी है। अधिकारियों के अनुसार घायल सिपाही की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में 100 प्रतिबंधित तोतों के साथ तस्कर गिरफ्तारी, यूपी, बिहार, बंगाल तक फैले नेटवर्क का खुलासा। गोरखपुर के नंदानगर बस स्टैंड के पास एसटीएफ और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 100 प्रतिबंधित रोजरिंग प्रजाति के तोतों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान तिवारीपुर निवासी आमिर के रूप में हुई है, जो इन तोतों को झोलों और पिंजरे में भरकर बिहार ले जाने की तैयारी में था। जांच में सामने आया कि आरोपी का नेटवर्क उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, जहां संरक्षित पक्षियों की अवैध खरीद फरोख्त की जाती थी। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि यह गिरोह गोरखपुर से पटना तक पक्षियों की तस्करी कर रहा है, जिसके बाद घेराबंदी कर ये कार्रवाई की गई। बरामद तोतों की हालत खराब पाई गई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वो कई वर्षों से जंगलों से पक्षी लाकर उचित दामों पर बेचता था। वन विभाग ने उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है और अब पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। ग्रेटर नोएडा में बनेगा मेगा स्किल हब, 2 साल में 50,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य। ग्रेटर नोएडा में सरकार एक बड़ा मेगा स्किल हब स्थापित करने जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ना है। ये परियोजना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और औद्योगिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही है। इस हब में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मेंटेनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे फ्यूचर रेडी कोर्स शामिल होंगे। इसके साथ ही एविएशन, एयरपोर्ट ऑपरेशन, कार्गो हैंडलिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि युवाओं को सीधे इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा सके। ये मॉडल हब एंड स्पोक के तहत काम करेगा, जिसमें मुख्य हब से छोटे प्रशिक्षण केंद्र जुड़े होंगे। बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप कर ऑन जॉब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की व्यवस्था भी की जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में लगभग 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़ना है। नोएडा में शिक्षकों के लिए एआई कार्यशाला शुरू, यूपी के 75 जिलों के शिक्षक होंगे डिजिटल शिक्षा में प्रशिक्षित। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए 7 दिवसीय ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यशाला शुरू की गई है, जो 20 से 31 मई तक चलेगी। इस प्रशिक्षण में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के शिक्षक शामिल हो रहे हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक तकनीक और एआई आधारित शिक्षण कौशल से लैस करना है, ताकि वो डिजिटल कक्षाओं को और प्रभावी बना सके। प्रशिक्षण में स्मार्ट प्रेजेंटेशन, वीडियो निर्माण, डिजिटल क्लास संचालन, मूल्यांकन तकनीक और सुरक्षित व नैतिक एआई उपयोग जैसी महत्वपूर्ण बातें सिखाई जा रही हैं। हर सत्र में व्यवहारिक अभ्यास और समस्या समाधान गतिविधियां भी कराई जा रही हैं, जिससे शिक्षक तकनीक को बेहतर तरीके से समझ सके। अधिकारियों के अनुसार ये पहल भविष्य की तकनीक सक्षम शिक्षा प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे शिक्षण व्यवस्था अधिक आधुनिक और प्रभावी बनेगी। प्रेम प्रसंग में सोते परिवार पर चाकू से हमला, महिला की मौत। नोएडा के हरौला गांव में प्रेम प्रसंग से जुड़ी रंजिश के चलते एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। फेज 1 थाना क्षेत्र के सेक्टर 5 स्थित हरौला गांव में शनिवार देर रात एक परिवार के 4 लोग घर की छत पर सो रहे थे, तभी पड़ोस में रहने वाला एक युवक हरनाम वहां पहुंचा और धारदार हथियार से अचानक हमला कर दिया। हमले में परिवार की महिला संजू देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उन्हें बचाए आए उनके पति सुरेंद्र शर्मा और उनकी 2 बेटियां भी चाकू के वार से जख्मी हो गई। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने
देवी को मृत घोषित कर दिया। बाकी तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। शुरुआती जांच में पुलिस को प्रेम प्रसंग के चलते पुराने रंजिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक हरनाम पास की एक दुकान में काम करता था और उसका व्यवहार पहले से ही संदिग्ध माना जाता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी व स्थानीय जानकारी के आधार पर जांच तेज कर दी गई है।